Good morning, students. Today we will do the topic investment from chapter number 2, the concepts of macroeconomics. टॉपिक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इसके नेम से पता चलता है, ये जनरली हम लाइफ के अंदर बड़ा यूज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी पैसा लगाना, तो हम कहते हैं कि हमने मनी वहां पे इन्वेस्ट कर दी ताकि हमें वहां से अर्निंग हो सके। क्लियर? तो आज हम इसको डीपली स्टडी करेंगे इकोनॉमिकली वे से इन्वेस्टमेंट की क्या क्या टर्म्स होते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम को पता करने के लिए, या जहां पे भी इस इन्वेस्टमेंट का यूज होता है। इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा है स्पेंड सेविंग ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, इंस्ट्रूमेंट, फैक्ट्रीज एंड मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। दीज एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि सेविंग में से हमारे पास जो भी पैसा बचा हुआ है हम बचा के रखते हैं सेविंग। और सेविंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकें कहीं पे भी। क्लियर? तो अगर अपनी सेविंग में से हम कुछ पैसा निकाल के इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गुड्स में पर, कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जैसे कि मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट या फैक्ट्री वगैरह के ऊपर जो कि फिक्स आइटम होती हैं, उनके ऊपर अगर हम पैसा खर्च करते हैं। और उसके अलावा मटेरियल के ऊपर, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर के पास होता है, फिनिश्ड गुड्स होती हैं। अगर इन चीजों के ऊपर पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको काफी कंसेप्ट थोड़े से पता होते हैं, आगे भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को समझने के लिए। तो हम साथ साथ में इतना स्लोली चलेंगे इस टॉपिक को लेके ताकि उनको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? तो कैपिटल गुड्स कॉमर्स के बच्चों को पता है कि फिक्स एसेट क्या होता है या इन्वेंट्री क्या होता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि अगर एक प्रोड्यूसर अपनी कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए मशीनें लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, वो चीजें जो कि लॉन्ग टाइम के लिए उसके पास हैं और वो उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके फर्दर प्रोडक्शन करता जाता है फॉर सेवरल ईयर्स, तो उसको फिक्स्ड आइटम्स कहते हैं या फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो अभी हमने बात करी है ये मशीनरी हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी क्या है? फिक्स्ड एसेट हैं। ठीक है? जो कि बार बार रिपीटेडली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर। इसके अलावा हमारा प्रोड्यूसर क्या चीज यूज करता है? मटेरियल। मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो रहती है अगर प्रोडक्शन करनी है। जब तक हमारे पास कुछ सीड्स नहीं है, जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किए बिना प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? वी कांट कंटिन्यू द प्रोडक्शन प्रोसेस विदाउट रॉ मटेरियल, विदाउट इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स जो कि रेडी होती हैं मार्केट में बेचने के लिए। तो ये मटेरियल गुड्स जो होती हैं वो हमारे प्रोड्यूसर के पास होती हैं। तो ये इन सभी का यूज करके क्या करते हैं? हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है? ये होगी फिक्स एसेट्स और ये हो गया हमारे पास मटेरियल्स। इन दोनों को इस्तेमाल करके क्या की जाती है? प्रोडक्शन। ठीक है? ये कंसेप्ट मैंने डीपली करवाया ताकि आज के स्टूडेंट्स को ये क्लियरली समझ आ जाए कि दो तरह का हम मटेरियल, दो तरह की चीजें हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। एक फिक्स जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहती है और उसको बार बार रिपीटेडली हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर, और एक वो चीजें जो कि सिंगल टाइम यूज में आती हैं। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हमने किया तो वो सिंगल टाइम हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद वो चीज एक नई चीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? सिमिलर अगर हम फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं तो फिनिश गुड्स को हमने एक कंज्यूमर को बेचने के लिए तैयार किया है, फाइनल है वो, तो उसके बाद वो कंज्यूमर के पास चली जाएगी तो वो भी फिनिश हो जाएगी। तो ये वो मटेरियल है जो कि बाद में फिनिश हो जाता है सिंगल यूज के बाद। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन सभी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? प्रोडक्शन। सो इनको हम क्या बोलते हैं? जो फिक्स एसेट्स होती हैं कैपिटल गुड्स। तो इन्हीं के खर्चे को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं, कैपिटल स्टॉक क्या होता है? क्योंकि कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही चीज आती है, उसको हम समझते हैं कि पहले कैपिटल स्टॉक होता क्या है। इट रेफर्स टू द टोटल फिजिकल कैपिटल अवेलेबल विद एन एंटरप्राइज लाइक प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी एक्सेट्रा। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? ऊपर हमने बात करी कि प्रोड्यूसर जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स का यूज करके, नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का यूज करके प्रोडक्शन स्टार्ट करता है और फर्दर उसको आगे कंटिन्यू करता रहता है अपनी प्रोडक्शन को। ठीक है? अगर वही चीजें उसके पास स्टॉक में रहती हैं, ये प्लांट, मशीनरी अब उसके पास पड़ी हुई हैं, उसी पड़ी हुई चीजों को हम स्टॉक बोलते हैं। हमें पता चल जाता है उसके पास कैपिटल स्टॉक कितना है।
ठीक है, यानी कि जितनी भी चीजें उसके पास पड़ी हैं, प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी, बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो कितने पड़े हैं, उन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फिजिकल कैपिटल कितनी अवेलेबल है उसके पास, स्टॉक के तौर पे कितना पड़ा हुआ है, दैट इज कैपिटल स्टॉक। क्लियर। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है जो आपकी बुक में भी है, I इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है चेंज, जिसको हम डिनोट करते हैं चेंज के साथ, और के फॉर कैपिटल, इसको हम के के साथ यूज करते हैं, नॉट फ्रॉम सी। ठीक है, इकोनॉमिकली लैंग्वेज के अंदर, तो इसको बोलते हैं चेंज इन कैपिटल। हमने यहाँ पे डेल्टा के का अब मीनिंग क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें पता चल जाएगा कि जब हम चेंज की बात करते हैं स्टॉक के अंदर तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, आई। कैसे? जैसे कि अब एक प्रोड्यूसर के पास लास्ट ईयर में, यानी कि साल के स्टार्टिंग में उसके पास मशीन्स थी 10। क्लियर। अब जब साल का एंड हो जाता है तो उस टाइम जब हमने दोबारा चेकिंग की तो उसके पास थी 15 मशीन्स काम करने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो 10 थी, लेकिन साल के एंड में उसके पास 15 थी, तो ये नया 5 मशीनें कहाँ से आई? इट मीन्स उसने ये मशीन जो है वो परचेज करी है। अगर उसने ये चीजें परचेज करी हैं तो इसके ऊपर पैसा भी स्पेंड किया होगा। ठीक है, सपोज 5 लाख की ये हमारे पास मशीन्स आई थी, तो 5 लाख रुपीज जो थे उसने स्पेंड करी हैं इनको आगे कंटिन्यू करने के लिए, इनको मशीनरी को लेके आने के लिए, मशीन्स को लाने के लिए। तो 5 लाख रुपया जो इस साल के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एक साल निकल गया, उसने 5 लाख रुपया में 5 मशीनें परचेज कर ली ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर हम पूछें कि अब उसके पास स्टॉक कितना है कैपिटल का, तो आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में उसके पास जो था इन सभी चीजों का स्टॉक, ठीक है, फैक्ट्री उतनी ही रही, उसके पास प्लांट भी वही रहा, इंस्ट्रूमेंट वही रहा, सिर्फ मशीनरी उसने साथ में चेंज कर ली। तो जितना भी था उसके साथ हमने बोला कि स्टार्टिंग में उसके पास 10 का स्टॉक था, ठीक है, कैपिटल स्टॉक, लेकिन जब हमने लास्ट में चेक किया तो उसके पास 15 मशीन्स का स्टॉक था, यानी कि कैपिटल स्टॉक उस टाइम 15 था। तो चेंज कितने का आया? सिर्फ 5 का। तो 5 का जो चेंज आया है उसी को हम बोलते हैं चेंज इन कैपिटल। अब चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हाउ? क्योंकि हमने बोला है कि अगर जितने का भी चेंज आया है तो पैसे उसकी पॉकेट में से कितने निकले होंगे, स्पेंड कितना किया है, उतना ही। 5 मशीनों के लायक जितना पैसा है उतना ही उसने खर्च किया है। क्लियर? तो ये 5 लाख उसके बजट में से, उसकी सेविंग में से निकला है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये वाला कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलना है, अपने माइंड से स्किप नहीं करना है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा चेंज इन कैपिटल कहलाता है, चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। आपको ये नहीं कहना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल स्टॉक होता है, नहीं। कैपिटल स्टॉक वो होता है जो स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी पड़ी हुई है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये बताना है कि हमने और कितना चेंज किया है, तो वो सिर्फ 5। तो इट मीन्स चेंज 5 लाख का हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 5 लाख की। चेंज कैपिटल 5 लाख का। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये 2 कंपोनेंट हैं इन्वेस्टमेंट के, फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फिक्स्ड, इसके नेम से ही पता चलता है, फिक्स्ड एसेट जब खरीदेंगे तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर हम इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी इन्वेंट्री का मतलब नहीं पता, मे बी आर्ट्स वालों को अभी ये वाला टॉपिक नहीं पता, क्योंकि कुछ टर्म्स इसमें हम यूज करते हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि उन्होंने प्लस में ये टॉपिक रीड किया होता है, ये टर्म्स पढ़ी होती हैं। ठीक है, तो स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज होती है। तो जब हम इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के ऊपर खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब इसको डीपली पढ़ते हैं फिर से। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? जो लंबे टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक एक प्रोड्यूसर के काम में आते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जब इंक्रीज हो जाते हैं ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के लास्ट में जब हम उसको जाके देखते हैं, चेकआउट करते हैं, अगर उसके प्लांट और मशीनरी बढ़े हुए दिखते हैं, इंक्रीज दिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि इतनी उसने और चेंज कर लिया अपनी मशीनरी के अंदर, अपने प्लांट के अंदर, तो वो चेंज इन कैपिटल ही हुआ ना।
ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन कैपिटल भी बोल सकते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, और इसमें चेंज इन स्टॉक भी बोला जा सकता है, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? तो जितना भी चेंज आया उसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर, जैसे कि कॉमर्स के बच्चों को ये पता है कि 1 अप्रैल जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर जिसको बोलते हैं। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का एक साल हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो डिसाइड किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली। जैसे हम बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे नॉर्मली खाते चलते हैं, बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, रेडी, और उसी के अकाउंट्स के अंदर हम अपना पूरा जो रिकॉर्ड है वो रखते हैं। ये हर एक बिजनेसमैन, हर एक कंपनी, हर एक फर्म जो है इस तरह का रिकॉर्ड रखती है। सिंपल ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ये हमारा कैलेंडर ईयर कहलाता है, लेकिन इसको हम फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हो गया शुरू में हमारा स्टॉक कितना है इस डेट को। लेकिन जब हमारा साल खत्म हो जाता है तो उस टाइम कितना चेंज आया, कितना उस टाइम स्टॉक रह गया, इन दोनों के बीच में जो फर्क है तो हमें इजीली मेजरमेंट करके समझ में आ जाता है कि इतना चेंज आया है, यानी कि इतना स्टॉक हमारा और इंक्रीज हो गया। क्लियर? जैसे कि हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में लिया था, स्टार्टिंग में 10 मशीन थी, उसके बाद लास्ट में 15 हो गई थी जब साल खत्म हुआ, तो बीच में कितनी और इंक्रीज कर ली, 5। अब इसको फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है, अगर बिजनेसमैन ने कोई अपना बिजनेस ओपन किया है, सपोज कर लो उसका गारमेंट का बिजनेस है, तो गारमेंट्स में वो शर्ट्स पे बनाता है। ठीक है, तो शर्ट्स बनाने के लिए उसके पास काफ़ी आइटम्स हैं, जैसे कि उसने खरीदी है, उसके स्टॉक में पड़ी हुई है, उसके पास मशीन्स भी है क्योंकि उसको ये बनाना है, शर्ट्स बनानी है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो उसके पास व्हीकल्स भी है। ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ करके वो सप्लाई करेगा, मार्केट में सेल करना है। उसने कुछ नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की है, तो जिसकी वजह से वो फास्टर एंड फास्टर जो है वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, ये सारी कुछ टेक्नोलॉजी और अदर एसेट्स भी उसके पास हैं, और भी कुछ ना कुछ उसके पास एसेट्स के तौर पे पड़ा हुआ है। तो ये सारा क्या है, उसका कैपिटल स्टॉक ही है, इतना तो उसके पास है ही है सारा। ठीक है, दैट इज कैपिटल स्टॉक। अब हमने ये तो देख लिया कि उसके पास सारी फिक्स एसेट कितनी है, उसी को कैपिटल स्टॉक कहते हैं। और साथ में अगर वो अपनी मशीन्स के अंदर चेंज कर लेता है या किसी भी एक आइटम के अंदर चेंज कर लेते हैं, हम मशीनरी का कंसेप्ट ले रहे हैं, मशीन उसके पास पहले उसके पास 15 थी साल के स्टार्टिंग में। ठीक है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उसके पास 10 मशीन्स थी, राइट। लेकिन जब साल का एंड हुआ तो उसके पास 20 मशीन्स थी एट द एंड। तो इट मीन्स क्या हो गया कि अगर हमें ये चेकआउट करना हो कि कितना चेंज आया उसके स्टॉक के अंदर, उसका स्टॉक कितना इंक्रीज हो गया या कितना चेंज आया स्टॉक के अंदर, तो वी कैन जजमेंट इट वेरी इजीली। हाउ कैन वी जज इट? क्योंकि हमें पता है एंड में इतना था और स्टार्टिंग में इतना है, तो हम एंड वाले फिगर में से स्टार्टिंग वाली फिगर अगर लेस कर देते हैं तो हम इजिली जजमेंट कर लेते हैं कि 10 मशीन्स उसने और परचेज करी थी इस साल के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या कि फिक्स इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज आया, कितना चेंज इन स्टॉक, कितना 10 मशीन्स का। क्लियर? तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जो यही अभी मैंने बताया वो सेम है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट पता करना हो तो कैसे निकालते हैं, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आप लास्ट वाला उठा लो, जैसे कि हमने उठाया 20, और स्टॉक एट द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो बिगिनिंग में उठा लो। तो बिगिनिंग में कितना उठाया हमने, बिगिनिंग में हमने किया 10। ठीक है, तो टोटल में चेंज कितना आया 10 का। क्लियर? तो ये 10 मशीन्स हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अलावा इंक्रीज इन स्टॉक, इसको हम ये भी कहते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, इंक्रीज इन स्टॉक, आपको मैं शो कर दूं अच्छी तरह, आपको नजर आ रहा होगा आई थिंक सो। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो कई बार ये कंसेप्ट आ जाता है, तो बच्चे कहते हैं कि मैम हमें तो ये कंसेप्ट करवाया ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना कराया था मैम ने कि फिक्स एसेट क्या होता है, हमें नहीं पता कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट क्या होता है। इन दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स, कि अगर हम लास्ट में हमारे पास कितना स्टॉक है उसमें शुरू वाला स्टॉक अगर लेस कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक भी कह सकते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कह देते हैं। क्योंकि हम फिक्स्ड की बात करें तो फिक्स्ड ही लिखेंगे, अभी हम इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं।
फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता चल जाता है कि हमें 10 मशीन के अंदर और इन्वेस्टमेंट करी है, 10 लाख 15 लाख जितनी भी है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 10 मशीन्स के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उससे पहले हम थोड़ा सा पॉइंट पढ़ते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमें पता है कि फिक्स का मतलब जो लंबे टाइम तक मशीनें हमारे पास रहती हैं, प्रोड्यूसर के पास रहती हैं, ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। तो अगर उसके अंदर कुछ भी इंक्रीजमेंट होता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना मतलब कि अगर हमारे पास पहले 5 मशीन थी, चलो 10 लगा लेते हैं, हम 10 का एग्जाम्पल लिया था, 10 मशीन थी प्रोड्यूसर के पास, तो इट मीन्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम है तो उतने यूनिट बनाएगा। अगर उसके पास 10 की जगह पे 20 हो गई हैं, उसके पास सोर्स ज़्यादा बढ़ गया है चीज़ें बनाने का, तो डेफिनेटली ही विल प्रोड्यूस मोर आउटपुट देन बिफोर। ठीक है, तो कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम ज़्यादा बना रहे हैं तो हायर लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज होगा, यानी कि ज़्यादा आउटपुट होगा इकोनॉमी के अंदर। अगर हमने ज़्यादा कैपेसिटी है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है तो इट मीन्स जीडीपी भी ज़्यादा ग्रो करेगा, और जीडीपी ग्रो कर रहा है तो इकोनॉमिकली अगर हम करेंगे तो ग्रो ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ज़रूरी है, फिर ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाते हैं हम इस चीज़ को रिसीव करने के लिए। ये थे इसके सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री को लेके, तो उसके ऊपर जो किया हुआ खर्चा है वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम क्या लेते हैं, प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड द इन्वेंट्री स्टॉक। तो पहले मैं बता दूं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्स वालों को ये टॉपिक ऑलरेडी पता होता है कि कौन कौन से हमारे पास मटेरियल होता है। फर्स्ट है हमारे पास रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम लेते हैं पहले, क्योंकि रॉ मटेरियल वो आइटम्स हैं जो कि हम किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए लेके आते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से लेके आते हैं, कहीं से भी लेके आते हैं अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर हमें शुगर केन से शुगर तैयार करनी है तो शुगर तभी तैयार होगी अगर शुगर केन हमारे पास अवेलेबल है एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, तो वो हो गया रॉ मटेरियल। तो एक तो हमें इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। सेकेंडली कुछ चीज़ें होती हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन वो इन प्रोसेसिंग चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक वो चीज़ें हमारे स्टॉक में पूरी तरह से रेडी भी नहीं है और वो रॉ भी नहीं है, ना तो अभी तक अभी रॉ के फॉर्म में है ना फिनिश्ड के फॉर्म में है, वो सेमी है। सेमी मतलब अभी बनती जा रही है। शुगर केन का इस्तेमाल हमारी मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, तो वो भी स्टॉक हम बीच में काउंट करते हैं एट द एंड के अंदर कि रॉ मटेरियल कितना है और अभी बन कितना रहा है, और लास्ट में जो रेडी हो चुका है कितना बन चुका है। इन तीनों को प्लस करके ही हमारे पास इन्वेंट्री बनती है टोटल। तो टोटल इन्वेंट्री के ऊपर एक प्रोड्यूसर का कितना खर्चा हो जाता है, तो वो हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। तो इन तीनों को ही प्लस करना पड़ता है अगर हम इन्वेंट्री की बात करते हैं। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैम सिर्फ रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। नहीं, स्टॉक तीनों को मिला के बनता है, कितना उसके पास तैयार पड़ा है, कितना अभी तैयार होने वाला है और कितना बिल्कुल ही हमारे पास अनफिनिश्ड है, जो कि बिल्कुल अभी रॉ पड़ा है। क्लियर, तो ये तो हो गया इन्वेंट्री स्टॉक। अब चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, जैसे हमने लास्ट में किया था चेंज इन फिक्स्ड स्टॉक, तो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लास्ट में आप चेकआउट कर लो इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आपके पास कितना है। जैसे हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है लास्ट में इस साल के एंड में 10,000 यूनिट्स टोटल हैं। इसमें हमने रॉ मटेरियल भी ले लिया, जो पड़ा हुआ तैयार नहीं हुआ, जो फिनिश्ड है, सब कुछ ले लिया, इन प्रोग्रेस में जो चल रहा है वो भी ले लिया। तो 10,000 यूनिट हमारे पास हैं, आइटम्स हैं जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लास्ट में। और स्टार्टिंग में जब हमारा साल था स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था बेचने वाला, तब हमारे पास 5,000 था। इट मीन्स हमने 10 और बना लिया, स्टार्टिंग में 5 था, 10,000 हमने अब लास्ट में देखा है, तो कितना हमने इंप्रूव कर लिया, 5,000 का चेंज आ गया। यानी कि इस साल पूरा साल हम ट्राई करके देखें तो 5,000 यूनिट्स हमने और प्रोड्यूस किए हैं, यानी कि 5,000 यूनिट्स के लिए हमने पैसा भी तो इन्वेस्ट किया होगा, यानी कि इतने यूनिट बनाने के लिए हमारा पैसा क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ, यानी कि खर्च हुआ अपनी सेविंग में से। तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री के ऊपर किया हुआ खर्चा, यानी कि इन्वेस्टमेंट
इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री। तो इन दोनों के बीच में जो फर्क आता है वही हमें क्या लाना पड़ता है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन करते हुए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाला पहले ले लेते हैं और उसके बाद लास्ट वाला माइनस करते हैं। ये रॉन्ग मेथड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इसको 5000 में से 10,000 लेते हैं तो -5000 रिजल्ट हमारे पास आता है और दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन की फॉर्म को पहले हम लास्ट में देते हैं कि लास्ट में कितना इंक्रीज हुआ और स्टार्टिंग में कितना था, क्योंकि डे बाय डे हम अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं, इंक्रीजमेंट दिखाते हैं, लो नहीं करते। तो माइनस में नहीं आता, इन्वेंट्री बढ़ी है ना कि डिक्रीज हुई है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इन्वेंट्री स्टॉक के क्या बेनिफिट्स हैं हमें, इसके फायदे क्या हैं। स्टॉक सिग्निफिकेंस, इसका क्या आता है बेटे, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है रेगुलर सप्लाई। एक तो अगर हमारे पास रॉ मटेरियल पहले से हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगा के अपने पास रखा हुआ संभाल के, तो वो स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है। हमें डे बाय डे हर टाइम जो है वो डिपेंड नहीं रहना पड़ता अदर प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो रॉ मटेरियल हमें भेजते हैं। तो हमारे पास रेगुलर सप्लाई रहती है, विदाउट एनी इंटरप्शंस हम कंटिन्यू अपनी प्रोडक्शन जो है वो करते रहते हैं। और नेक्स्ट है फ्यूचर डिमांड। अगर हमारे पास फिनिश्ड गुड्स रेडी हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा में हमने स्टॉक बना के रखा हुआ है, तो अगर फ्यूचर में डिमांड इनकेस ज़्यादा भी हो जाती है तो हमें इसके लिए कोई मतलब इंटरप्शंस नहीं आता, हमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं होती कि फ्यूचर डिमांड हम इजीली जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी थी। कई बार 2 मार्क्स नंबर में आता है मार्क्स के अंदर कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस बताओ या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस। तो दोनों ही हमने कर लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट कि डिजायर्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। डिजायर्ड, इट रेफर्स टू द प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक टू विच अ प्रोड्यूसर वांट टू सेल इन द मार्केट। एक ऐसी प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक जो कि एक प्रोड्यूसर जो है मार्केट के अंदर बेचने के लिए क्या है, पूरी तरह से रेडी है, वो बेचना चाहता है, ठीक है। तो वो हो गया डिजायर्ड कि उसने इतना बना के मार्केट में बेचना है। हर प्रोड्यूसर का एक टारगेट होता है कि उसने 10,000 20,000 यूनिट जो है वो इस मंथ में बेचने हैं, सेल करने हैं। तो वो हो गया डिजायर्ड इन्वेंट्री। उसके बाद होता है अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड क्या होता है, इट रेफर्स टू द अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। इट इज अनसोल्ड स्टॉक ड्यू टू लेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कई बार मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं होती है तो हम जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, क्लियर। तो वो अनसोल्ड स्टॉक जो है वो रह जाता है, तो उसी को हम अनडिजायर्ड इन्वेंट्री कहते हैं, क्योंकि वो डिजायर्ड नहीं है, हम उसको बेचना चाहते थे, वी वांट टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट बट वी नेवर सेल इट बिकॉज ड्यू टू द लेस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसको अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट और स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक में हम ऐड कर लेते हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इसका छोटा सा पॉइंट करेंगे, डिटेल में हम थोड़ा कर जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशंस, दीज कंसेप्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सिंपली मीनिंग है टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसका मतलब समझो पहले, टोटल एडिशन बताना है आपको किस चीज का, टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब कैपिटल स्टॉक क्या होता है, यानी कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक जो हम कहते हैं, सिर्फ वही आपको बताना है और वो टोटल उठाना है कि कितना आपने नया नया चेंज किया, आपने न्यू मशीन लाई तो कितनी लेके आए, ठीक है। तो वो सारा क्या आ गया आपके पास, टोटल एडिशन। तो उन्हीं को अगर हम बात करें, सिर्फ पुराना कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ न्यू, टोटल एडिशन ऑफ न्यू आइटम्स, बस नई नई कितनी आई हैं, अगर उन्हीं कैपिटल स्टॉक को हम प्लस प्लस कर लें जितनी भी आई हैं, तो वो हो जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आपको टर्म्स आती हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आना चाहिए पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, टोटल एडिशन। इसको समझने के लिए हम टोटल एडिशन को ही दोबारा एक बार रीड करते हैं। टोटल एडिशन का मतलब एक्चुअल और नेट एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एग्जिस्टिंग का मतलब पुराना, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड। ओल्ड कैपिटल स्टॉक एक प्रोड्यूसर के पास जितना भी पड़ा हुआ है, उसके पास प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी सब मिला के अगर हम बोलें कि कैपिटल स्टॉक उसके पास 100 था, 100 यूनिट्स का पड़ा था,
अगर आपको ये 100 यूनिट समझ नहीं आते तो आप ये लगा लो कि इसके पास 100 मशीन्स थी अपनी फैक्ट्री में लगाई हुई, ये इसके पास एग्जिस्टिंग है, ठीक है। उसने इसके अंदर कुछ नया एक्चुअल एडिशन कर लिया, एडिशन मतलब और भी लेके आ गया वो मशीन्स, उसमें उसने क्या डाला कि 10 मशीन्स और लेके आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल एडिशन कितने का हुआ, तो आप ये नहीं बोलो कि 110 एक्चुअल एडिशन है, नहीं, एक्चुअल एडिशन तो उसने सिर्फ 10 मशीन्स का ही किया है, ये तो पुरानी उसके पास ऑलरेडी थी, दैट इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक है। वो पुरानी उसके पास थी, हमें पुरानी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि नई कितनी आई है। तो नई कितनी आई है, क्योंकि पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो नई के हिसाब से किया होगा। 10 मशीनें हैं, 10 लाख रुपए लगा दिया, 10 मशीन है हो सकता 5 लाख रुपए लगा दिया, क्योंकि हमें सीधा इन्वेस्टमेंट चेक करनी है, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 मशीन के ऊपर उसने 10 लाख रुपीज लगा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 लाख रुपीज उसने लगा दिया, क्लियर। तो इट मीन्स क्या हो गया, अगर 10 लाख रुपीज लगाया है तो यही इन्वेस्टमेंट है, तो हमें पुरानी कितना पड़ा उससे कोई इश्यू नहीं है। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि पुरानी के अंदर जो भी उसने नया लिया है, तो कुछ बच्चे 110 लिखते हैं, तो नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक्चुअल एडिशन या नेट एडिशन कितना हुआ, नेट, पावर वर्ड बोल रही हूँ मैं, नेट, तो नेट एडिशन कितना हुआ 10 मशीन्स का, क्लियर। इसके अलावा कई बार क्या होता है एडिशन के अंदर, एक तो ये चीज हमने समझ ली कि जितना नया लेके आ रहा है उसको हम नेट एडिशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कई बार हमारे पास पुरानी मशीन्स है, चलते चलते खराब हो जाती हैं, वो उसमें कुछ गिसावट आ जाती है, हमें कई बार रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट होना, यानी कि डेप्रिशिएट मतलब कि कुछ चीज़ें जो है वो खराब होती हैं तो उसको हम डेप्रिशिएट होगी बोलते हैं, उसकी वैल्यू डाउन होगी ये बोलते हैं, ठीक है। तो वैल्यू डाउन हो जाती है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन की ही बात करते हो, आपने 3 साल पहले मोबाइल फ़ोन लिया था 15,000 का, ठीक है, रेडमी नोट 4 या कुछ भी लगा लो, तो 15,000 के लिए। आज अगर उसी चीज़ की अगर हम बात करें तो कोई अगर आप उसको बेचना चाहो तो कोई भी आपको वो चीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा 15,000 में, क्योंकि उसकी वैल्यू आज के डेट में डाउन हो चुकी है, ठीक है। 2 साल पहले जो चीज़ थी आज उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो कोई भी उसको 5,000 में या 6,000 में ही खरीद लेगा, इससे ज़्यादा उसकी कोई अमाउंट देने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में गिसावट आने की वजह से, डेप्रिशिएट होने की वजह से कई बार हमें वो चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। सपोज कर लो हमने 5 मशीन जो थी वो हमने बेच दी और उसकी जगह पे न्यू रिप्लेस कर ली 5 मशीन्स हमने और लेके आ गए, इसमें दिक्कत थी तो हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है। और इस जगह पे हम न्यू मशीन जो थे वो परचेज करके लेके आए हैं, तो न्यू मशीन जो परचेज करी है इसमें फिर से पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी कि हमने उस चीज को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के चक्कर में फिर से हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है, वो हो गया हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे 2 तरह की कैपिटल स्टॉक को रीड किया है, 2 तरह के एडिशन किए हैं। एक तो वो एडिशन जो हमें न्यू चाहिए था और हमने अपने कैपिटल स्टॉक में एडिशन कर लिया, राइट। एक वो एडिशन जो कि पुराना हमने सेल करके नया लेके आए हैं, तो वो 5 मशीनें और हो गई। तो टोटल हमने कितना एडिशन किया, तो टोटल एडिशन यहाँ पे कितना कहलाएगा, 10 मशीन्स न्यू और 5 मशीन्स जो अभी हमने पुरानी को बेच के नया रिप्लेस किया, 10 + 5 तो 15। तो ये जो 15 है दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल एडिशन होता है टू द कैपिटल स्टॉक, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर डेप्रिशिएशन इंक्लूड है, डेप्रिशिएशन मतलब जो अभी कंसेप्ट हमने किया है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मींस डेप्रिशिएशन, तो इसको भी साथ में इंक्लूड करते हैं। तो बोथ द कंसेप्ट आर रिलेटेड टू द टोटल एडिशन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी हमने समझ लिया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट एडिशन मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, और डेप्रिशिएशन क्या होता है, मतलब अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको हम बेच के या उसमें रिपेयरिंग कराते हैं तब भी हमारा पैसा लगता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। नहीं तो फिर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसी जगह पे नई मशीन लेके आते हैं, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग। तो ये आज के लिए हम इतने टॉपिक करते हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।